हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर 3 जिसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो सम नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई होंगी जिनको हमें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उन इक्वेशंस को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। तो इससे पहले वाली वीडियो में जहां पर हमने एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर 1 और 2 किया था उसमें मैंने आपको इस मेथड के बारे में बताया था, जबकि इससे पहले हम ग्राफिकल मेथड भी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में। तो सम नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें सिचुएशन दी गई है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो पहली कंडीशन क्या है कि कोई दो नंबर हमारे पास हैं और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। और सेकंड कंडीशन है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो इन दोनों से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। अब सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हमें दो नंबर्स लेट करने हैं तो हम एक नंबर को लेट कर लेंगे x और दूसरे नंबर को हम लेट कर लेंगे y। सो वी कैन राइट लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर इज y। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दी गई थी कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सो वी कैन राइट x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, कि जो दो नंबर हमने लेट किए थे x एंड y उन दोनों का डिफरेंस 26 है, इसलिए यहाँ पर हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 लिख दिया है और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पर दी गई थी कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो उनमें से वन नंबर यानी कि जो x है वो सेकंड नंबर यानी कि y के 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स का मतलब होगा कि हम y को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y। तो इस तरह से जो x है वो y के 3 टाइम्स के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम 3y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं x के पास तो उधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हम कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं x की, तो इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होगा कि जो x के पास माइनस वाई लिखा हुआ है उस माइनस वाई को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे प्लस में। और इस तरह से ये जो x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड की है 26 प्लस वाई, इसको हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 26 प्लस वाई, और यही 26 प्लस वाई सेकेंड इक्वेशन में इस x की जगह पर पुट किया जाएगा। तो x की जगह पर हमने रख दिया है 26 प्लस वाई, उसके बाद माइनस 3y एंड 0 एज इट इज़। तो उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर y एंड माइनस 3y जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 1 माइनस 3 ये इक्वल होता है माइनस 2 के, तो इसलिए हम y माइनस 3y को लिख सकते हैं माइनस 2y। नाउ y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस 26 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे नेगेटिव में। दोनों साइड माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 को हम लेकर जाएंगे 26 के डिवाइड में और 2 से 26 को डिवाइड करके हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 13। तो अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। वैसे इसको इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट किया जा सकता है, तो हम इसको इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी x माइनस, फिर उस y की जगह पर हमने रख दिया है 13 एंड इक्वल्स टू 26, ये एज इट इज हमने लिख दिया है। अब इस माइनस 13 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में प्लस में, और 26 प्लस 13 इन दोनों को ऐड करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 39। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस सम का जो आंसर है उसमें x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू 13 है। अब हमने फर्स्ट नंबर को लेट किया था x,
जो कि 39 है, और सेकंड नंबर को हमने लेट किया था y जो कि 13 है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हेंस द नंबर्स आर 39 एंड 13। नाउ सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनमें से जो लार्जर वाला एंगल है यानी कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है। एक्सीड करने का मतलब होता है ज़्यादा होना, ग्रेटर होना। तो यानी कि एक तरह से हमें यहाँ पर उन दोनों एंगल्स का डिफरेंस दिया गया है कि एक लार्जर एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को देखकर तो हम केवल एक ही कंडीशन को पढ़ सकते हैं, और वो कंडीशन क्या है कि कोई दो एंगल्स हैं, तो एक उनमें से लार्जर है, एक स्मॉलर है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है। लेकिन दो इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो अलग अलग कंडीशंस की नीड होती है। तो एक कंडीशन हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इस एक वर्ड से जो कि यहाँ पर दिया गया है सप्लीमेंट्री। जब भी एक वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्टेटमेंट के एक एक वर्ड को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। तो ये जो सप्लीमेंट्री दिया गया है, तो आपको पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उन एंगल्स को बोलते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यानी कि इस एक वर्ड से ही हम अपनी एक इक्वेशन बना सकते हैं, और वो इक्वेशन क्या होगी कि उन दोनों एंगल्स, जो भी जिस वेरिएबल से हम दोनों एंगल्स को लेट करेंगे, उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि लेट द लार्जर एंगल इज x एंड द स्मॉलर एंगल इज y। तो जैसे कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन आप तभी बना सकते हो अगर आपको पता हो कि सप्लीमेंट्री एंगल बोलते किसको हैं। इसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे कि जब हमें दिया गया था कि दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, कि जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। सो देयर डिफरेंस इज 18, यानी कि हम इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर भी इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जिसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, और यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं x की। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस y को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस वाई, और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में इस x की जगह पर। तो सेकंड इक्वेशन अब हमारे पास हो जाएगी कि इस x की जगह पर रख दिया जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई, देन माइनस वाई एंड इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस वाई, इन दोनों को सोल्व करके हम लिख सकते हैं एक साथ माइनस 2y, और ये जो 180 डिग्री है ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में नेगेटिव में। अब इसके बाद 18 डिग्री में से जब हम 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा माइनस 162 डिग्री। उसके बाद क्योंकि इक्वेशन में दोनों साइड नेगेटिव का साइन है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 2 इस 162 के डिवाइड में हम लिख सकते हैं, और 2 से 162 डिग्री को डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सम में जो y की वैल्यू है वो है 81 डिग्री। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी एक में पुट करेंगे। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो x प्लस y की जगह हमने वहाँ पर 81 पुट कर दिया। उसके बाद इस 81 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में नेगेटिव में, एंड 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री इज 99 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू है 99 डिग्री और y की वैल्यू है 81 डिग्री, हेंस द एंगल्स आर 99 एंड 81 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स हैं जो सिचुएशन में हमें फाइंड आउट करने थे। उसके बाद थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको याद होगा सेम इसी टाइप का सम हमने किया था एक्सरसाइज 3.1 में। तो यहाँ पर जो दो आइटम्स हैं, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बैट्स एंड बॉल, हम उनके यूनिट प्राइस को लेट कर लेंगे x एंड y। सो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज ₹y। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया है कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो ₹x है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो ₹y है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने परचेज किए थे 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, जिनका कंबाइंड प्राइस था ₹3800। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cost of 7 bats and 6 balls is ₹3800 means 7x plus 6y equals to 3800 और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकंड टाइम जब उसने परचेज किया तो उसने परचेज किए थे 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स और इसके लिए उसने पे किए थे टोटल ₹1750। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बना सकते हैं 3x plus 5y equals to 1750 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इनको सोल्व करने के लिए भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस 6y को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में नेगेटिव में। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है 7, ये भी राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। अब x की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में इस x की जगह पर। तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी 3 इंटू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। तो अब सबसे पहले इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3800 से और ये आ जाएगा 11400। उसके बाद हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6y से और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस 18y, जबकि बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज हमने लिखी हुई हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो 7 है वो केवल इन दो टर्म्स के डिनोमिनेटर में ही है। तो 5y के डिनोमिनेटर में हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं 1 को, और जब हम इस 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 7। अब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों टर्म्स एज इट इज रहेंगे, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 5y को तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 35y। और इसके बाद जो 7 है, इस 7 को हम राइट हैंड साइड में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 11400 ये एज इट इज माइनस 18y प्लस 35y। तो 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं 17y, और जब हमने 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 12,250। इसके बाद y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस नंबर को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे नेगेटिव में, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 850। तो अब इस 17 को हम 850 के डिवाइड में लिख सकते हैं, और 17 से इसको डिवाइड करके हमें नंबर मिल जाएगा 50, जो कि y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट किया जा सकता है। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हम लिखेंगे 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल्स टू 3800। यहाँ पर हमने y की जगह पर इस 50 को पुट कर दिया है। तो जब 6 से इस 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 300, और इस 300 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे नेगेटिव में। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं 3500। इसके बाद ये जो 7 है, ये 7 इधर आ जाएगा डिवाइड में, और 7 से इसको डिवाइड करने पर हमें नंबर मिल जाएगा 500। तो इस तरह से x की जो वैल्यू है वो है 500, यानी कि इस सम में x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 50 है। हमने x लेट किया था एक बैट की कॉस्ट को, और हमने y लेट किया था एक बॉल की कॉस्ट को। तो हम लिख सकते हैं कि एक बैट की कॉस्ट है ₹500 और एक बॉल की कॉस्ट है ₹50। Hence, cost of a bat is ₹500 and cost of a ball is ₹50.
इसके बाद फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें दिया गया है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि किसी एक सिटी के अंदर जो टैक्सी का चार्ज है वो इस तरह से लिया जाता है कि उसके अंदर एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज और उसके बाद होता है पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, कि किसी एक पर्सन ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है टैक्सी से तो उसको 105 रुपीज़ पे करने पड़े। सेकंड कंडीशन है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155, और एक पर्सन ने 15 किलोमीटर की जर्नी उसने ट्रैवल किया है तो उसको पे करने पड़े हैं ₹155। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है उस फिक्स्ड चार्ज को और उस पर किलोमीटर चार्ज को, और इसके बाद जब हम ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमें फाइंड करना होगा कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर कोई एक पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना अमाउंट पे करना होगा, ये भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे उस फिक्स्ड चार्ज को और पर किलोमीटर चार्ज को। तो इसके लिए हम फिक्स चार्ज को लेट कर सकते हैं x रुपीज़ और पर किलोमीटर चार्ज को हम लेट कर सकते हैं y रुपीज़। सो लेट द फिक्स चार्ज इज ₹x and the per kilometer charge is ₹y. So according to the question, for a distance of 10 kilometer the charge paid is ₹105। ये हमें स्टेटमेंट में कंडीशन दी गई थी कि एक पर्सन जिसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है उसने 105 रुपीज़ पे किए। अब इस 10 किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो हमने यहाँ पर लेट किया है कि पर किलोमीटर चार्ज इज़ ₹y, यानी कि 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का जो चार्ज है वो y रुपीज़ है। तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करने का चार्ज कितना हो जाएगा 10y, लेकिन उसमें एक फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है जो सभी को पे करना है चाहे वो कितने भी किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करें। तो इसलिए उस 10y में ही उस x को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं x + 10y = 105, और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन में हमें दिया गया था कि एक पर्सन ने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है और उसने पे किए हैं 155 रुपीज़। तो अगर 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज़ हमने लेट किया है तो 15 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा 15y, और इस पर्सन को भी वो फिक्स्ड चार्ज यानी कि x रुपीज़ पे करना होगा। तो इस तरह से 15 किलोमीटर का चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है x + 15y और इक्वल्स टू 155 रुपीज़। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। यानी कि कोई भी पर्सन जितने भी किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको y से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कि अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो 10y, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो 15y, और सभी को जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी पे करना होगा, इसलिए सभी चार्जेस के साथ उस x को इंक्लूड किया जा रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी 105 - 10y। So we can write from equation 1 x equals to 105 - 10y, जिसको अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में इस x की जगह पर। तो अब इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, x की जगह पर हमने यहाँ पुट कर दिया है 105 - 10y प्लस 15y एंड 155 को एज इट इज़ लिखा गया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद -10y प्लस 15y, यानी कि 15 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5y, और इस 105 को हमने लिख दिया है राइट हैंड साइड में नेगेटिव में। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास नंबर आता है 50, जिसको हम डिवाइड करेंगे इस 5 से, और 5 से 50 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर आता है 10, जो कि इस y की वैल्यू है। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो
पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर y की जगह पर हमने 10 पुट किया, 10 इंटू 10 इज़ 100 और इस 100 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आती है 5। तो x हमने लेट किया था फिक्स चार्ज को, यानी कि हम कह सकते हैं कि हैंस द फिक्स चार्ज इज़ ₹5 और y हमने लेट किया था पर किलोमीटर चार्ज को, तो आगे हम लिख सकते हैं एंड पर किलोमीटर चार्ज इज़ ₹10। तो ये दोनों चार्ज हैं फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज। इसके बाद हमें स्टेटमेंट पे कहा गया था कि हमें फाइंड करना है कि अगर कोई एक पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको कितना चार्ज पे करना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है और 1 किलोमीटर की डिस्टेंस का जो चार्ज है वो हमने लेट किया था ₹y, तो इसलिए 25 को इस y से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 25y और उसको भी वो फिक्स चार्ज यानी कि x रुपीस पे करना होगा, तो इसलिए साथ में हमने प्लस किया हुआ है उस x को। तो इस तरह से अगर हमें 25 किलोमीटर का चार्ज कैलकुलेट करना है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं x प्लस 25y से। तो अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की थी 5, वो हमने यहाँ x की जगह पुट कर दी है और y की वैल्यू हमने फाइंड की थी 10, तो हमने यहाँ y की जगह पर 10 को भी पुट कर दिया है। सो नाउ 25 इंटू 10 इज़ 250 एंड 250 प्लस 5 इज़ ₹255। यानी कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको ₹255 पे करने होंगे। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कि कोई फ्रैक्शन हमारे पास है, फ्रैक्शन के अंदर होता है एक न्यूमरेटर जिसको हम ऊपर लिखते हैं और एक डिनोमिनेटर जिसको हम नीचे लिखते हैं। तो अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 को ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। पहले वो फ्रैक्शन क्या था ये हमें नहीं दिया गया। उसके बाद एक सेकंड कंडीशन यहाँ पर और दी गई है कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, कि अगर हम उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 की जगह अब अगर हम 3 ऐड करें तो वही फ्रैक्शन 5/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम x लेट कर सकते हैं और उसके डिनोमिनेटर को हम y लेट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो फ्रैक्शन बन जाएगा x डिवाइड बाय y। तो जो फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है कि उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें 2 ऐड करना है, यानी कि x में भी हम 2 को ऐड करेंगे और y में भी हम 2 को ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल बन जाता है, ऐसा करने पर वो इक्वल हो जाता है 9/11 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो हम उसके न्यूमरेटर यानी कि x में और उसके डिनोमिनेटर यानी कि y में 2 को ऐड करेंगे और इक्वल में हमने लिख दिया है 9/11। अब इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का, यानी कि 11 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 11 इंटू x प्लस 2 और इस y प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 9 इंटू y प्लस 2। तो जब 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 11x और जब 11 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22। देन जब हम 9 को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9y और जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 18। अब इसके बाद हम वेरिएबल्स की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में। इसके लिए ये जो 9y है हम इसको लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में और जो 22 ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और ये भी उधर माइनस में ही जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 11x माइनस 9y और राइट हैंड साइड में 18 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया है -4 और यही है हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमें दी गई थी कि अगर हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं 3 को तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6 के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 डिवाइड बाई y प्लस 3, यानी कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड कर दिया है और इक्वल हमने इसको लिखा है 5/6 के।
तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करके इक्वेशन बनाएंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी 6x - 5y = -3। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। फर्स्ट इक्वेशन से जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमने -9y को इधर प्लस में भेज दिया है, उसके बाद 11 को हम ले आएंगे इधर डिवाइड में। तो इस तरह से ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे इस x की जगह पर। तो इस तरह से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 6 × -4 + 9y डिवाइड बाय 11। उसके बाद हमने -5y एंड -3 को एज इट इज़ लिख दिया। तो अब सबसे पहले हम इस 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट है -24। फिर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9y से तो इनका प्रोडक्ट है 54y एंड बाकी के दोनों टर्म्स को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स के डिवाइड में है 11, तो 5y के डिवाइड में हम लिख सकते हैं 1 को। एंड नाउ 11 और 1 का जो एलसीएम होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे 11। अब इन दोनों टर्म्स को हमने एज इट इज़ लिख दिया है और 11 को 5y से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया यहाँ पर -55y और ये -3 एज इट इज़। अब इसके बाद -24 एज इट इज़, 54y - 55y। तो छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया इसलिए इनको सोल्व करके हम लिखेंगे -y और इस 11 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा -33। अब इसके बाद हम इस -24 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस में एंड नाउ -33 + 24 इज -9 क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा था। तो अब यहाँ इक्वेशन में दोनों साइड माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस कैंसिल और हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाती है 9। तो अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं 11x - 9 और उस y की जगह पर हमने इस 9 को पुट कर दिया है एंड इक्वल्स टू -4। सो 9 × 9 इज 81 और इस -81 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस में। तो -4 + 81 इज 77 क्योंकि यहाँ पर प्लस का नंबर बड़ा था। तो अब 11 को इस 77 के डिवाइड में हम लेकर जाएंगे और 11 से 77 को 7 पर डिवाइड किया जा सकता है तो इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू है 7। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है। तो x हमने लेट किया था न्यूमरेटर को और y हमने लेट किया था डिनोमिनेटर को। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि hence the numerator is 7 and the denominator is 9, so the fraction is 7 divided by 9। इसके बाद 6 part, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times of his son। यानी कि अब से 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 2 पर्सन है, एक जैकब और एक उसका सन, एक उसका बेटा। और यहाँ पर रिलेशन दिया गया है उनकी एज का कि 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज के 3 टाइम्स के इक्वल हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि सेम इस टाइप का सम भी आपने एक्सरसाइज 3.1 में किया था। उसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पर दी गई है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले जैकब की जो एज है वो उसके सन की एज के 7 टाइम्स थी। जैकब्स एज was 7 times that of his son। So what are their present age? यहाँ पर हमें उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है तो इसलिए हम जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज को लेट कर सकते हैं x एंड y कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y। तो पहली कंडीशन जो है वो दी गई है 5 साल बाद की, 5 year hence। तो 5 साल बाद के लिए हम अगर उनकी एज कैलकुलेट करना चाहें तो हमें करना क्या होगा कि हम उनकी प्रेजेंट एज में ही 5 को ऐड कर देंगे। ये बात आपको मैंने एक्सरसाइज 3.1 में भी बताई थी कि अगर हमें बाद की एज निकालनी है तो जितने साल बाद की एज निकालनी है उतना ही हम प्रेजेंट एज में ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जो उन दोनों की 5 साल बाद की एज होगी वो बन जाएगी x + 5 एंड y + 5। और 5 साल बाद उनकी एज में रिलेशन क्या होगा, तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि जैकब की जो एज है यानी कि x + 5 जो है वो 5 साल बाद उसके सन की एज के
3 टाइम्स के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से हम x + 5 को इक्वल लिख सकते हैं 3 × y + 5। अब इसको सोल्व करने के लिए हम पहले 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3y। फिर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15। तो अब यहाँ पर भी हम जो वेरिएबल की टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में। तो ये जो 3y है इसको हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और ये इधर आकर नेगेटिव में हो जाएगा। फिर ये जो 5 है इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जाकर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x - 3y = 10 और ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकंड जो कंडीशन है 5 इयर्स एगो कि अब से 5 साल पहले, तो अगर उनकी प्रेजेंट एज x और y हमने लेट की है तो 5 साल पहले की एज निकालने के लिए हम उन दोनों की एज में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से 5 साल पहले की एज उनकी आ जाएगी x - 5 एंड y - 5। और 5 साल पहले उनकी एज में क्या रिलेशन था, ये स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जैकब की जो एज है यानी कि x - 5 उसके सन की एज यानी कि y - 5 के 7 टाइम्स के इक्वल है। सो 7 × y - 5। नाउ हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले y से, सो इट विल बी 7y एंड देन हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से एंड देयर प्रोडक्ट इज -35। तो अब यहाँ पर भी वेरिएबल के टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो 7y को हम लेकर आए हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम ले जाएंगे इस -5 को, तो ये वहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस में। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आती है x - 7y = -30। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। फर्स्ट इक्वेशन से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी 10 + 3y, क्योंकि हम इस -3y को उधर प्लस में ले जाएंगे और अब इस x की वैल्यू को पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x = 10 + 3y एंड नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 विल बी 10 + 3y देन -7y और -30 को एज इट इज हमने लिख दिया है। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3y - 7y ये दोनों कंबाइन होके बन जाएंगे -4y और इस -10 को हम ले जा सकते हैं राइट हैंड साइड में माइनस में। तो इस तरह से -30 एंड -10, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव की टर्म है तो इनको ऐड करके आंसर लिखा जाएगा -40। और अब इक्वेशन में दोनों साइड नेगेटिव का साइन है तो हमने माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया है। अब इस 4 को 40 के डिवाइड में हम लिखेंगे तो इस तरह से 40 / 4 यानी कि 10। तो y की वैल्यू जो 10 आई है अब उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पर एंड 10 × 3 इज 30 और ये माइनस का 30 राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस में। सो 10 + 30 इज 40 जो कि है x की वैल्यू, यानी कि इस सम में x की वैल्यू है 40 और y की वैल्यू है 10। हमने x लेट किया था जैकब की एज को और हमने y लेट किया था उसके सन की एज को। सो वी कैन राइट हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर्स। तो ये था एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर 3। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।